जो कोसी और सीमांचल हम लोग कहते हैं, वो इलाका है, हम लोग मानते हैं उसको कि सहरसा प्रमंडल का इलाका, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया प्रमंडल का इलाका, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, ये 7 जिले। इन 7 जिलों की बात हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम लोग अभी अररिया जिले में हैं और ज़्यादातर मित्र हम हमारे अररिया, किशनगंज के आसपास के ही हैं, दूर के मित्र कम हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पूरे इलाके के बारे में बात करें, क्योंकि ये इलाका एक अलग ढंग का इलाका है। ये नदियों का इलाका है, सिर्फ कोसी ही नदी नहीं है, यहाँ महानंदा भी है, कनकई भी है, परमान भी है, तो छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं। कोसी की ही 20-25 धाराएँ हैं और इसके अलावा महानंदा की भी कई सहायक नदियाँ हैं, बकरा नदी है, रमजान नदी है और छोटी छोटी कई नदियां हैं। बहुत सारी नदियों का नाम नहीं जानता हूँ। तो ये पूरा इलाका जहाँ आपको हर 10 किलोमीटर पर कोई धारा मिल जाएगी, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पर, और उन धाराओं के बीच में जो ये पूरी आबादी है, जो संभवतः भारत का सबसे गरीब इलाका आज के समय का जो है वो यही इलाका है। जबकि नदियों के पानी के कारण इस इलाके को बहुत समृद्ध होना चाहिए था और यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, खेती बहुत बढ़िया होनी चाहिए थी, होती भी है। इसके बावजूद ये इलाका बहुत गरीब है। इसकी कई वजह लोग मानते हैं। दूसरी बड़ी वजह है कि यहाँ गरीबी इतनी है कि हम लोग हर काम के लिए पलायन करते हैं। हर तबके के लोग पलायन करते हैं, चाहे पढ़ाई का मसला हो, किसी को अगर पढ़ना हो, 10वीं से बाहर ज़्यादा पढ़ना हो तो इसको इस इलाके को छोड़ना पड़ता है बच्चे को। किसी की तबीयत थोड़ी सी भी खराब हो गई, अगर उसका बीपी बढ़ गया, उसका भी इलाज आप ढंग से पूर्णिया में भी नहीं करा सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं बाहर जाना है, या तो सिलीगुड़ी चले जाइए, या पटना चले जाइए, या भागलपुर चले जाइए। तो इलाज की भी स्थिति ये है। इसके अलावा रोजी रोटी के लिए हर तबके के लोग, हर परिवार में, इस इलाके में अगर सर्वे कर लें आप लोग घूम के, तो आपको हर परिवार में आधे लोग बाहर रहते हुए नजर आएंगे। इतना पलायन इस इलाके में है कि एक बार मैं रिपोर्टिंग कर रहा था सहरसा में, तो पता चला कि लोग 5-5 दिन से स्टेशन पर बैठे हुए हैं टिकट कटा के, उनको ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है। वो जाना चाहते हैं, किसी भी सूरत में चले जाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई काम मिल जाएगा। तो जो मजदूर तबका है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इलाके में, पंजाब हरियाणा के इलाके में जाके खेतिहर मजदूरी करता है। कुछ लोग दिल्ली, सूरत, बम्बई, अहमदाबाद और लगभग हर जगह चले जाते हैं। कश्मीर में भी लोग काम करते हैं, यहाँ के लोग मिल जाएंगे, कन्याकुमारी में भी मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। हर भाषा, हर संस्कृति, हर मौसम, हर खान पान के साथ एडजस्ट करते हुए 5,000 रुपये का महीने में कमा लेने के लिए, 4,000 रुपये महीने में कमाने के लिए यहाँ के लोग चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी समस्या मुझे नहीं लगता कि कहीं और होगी। ये सोचने वाली बात हमारी ये है कि हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं और तो पता चलता है कि बिहार में पलायन उस वक्त से हो रहा था जब अंग्रेज यहाँ थे और बड़ी संख्या में बिहार के लोगों को अलग अलग देश, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम वगैरह ले जाया करते थे। लेकिन उस समय में जो लोग जाते थे वो ज़्यादातर भोजपुर के लोग हुआ करते थे। उस वक्त जब लोग पलायन करने के लिए इतने मजबूर थे, उस वक्त इस इलाके के लोग कभी पलायन नहीं करते। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जो सहरसा का, पूर्णिया का, अररिया का, किशनगंज का हो, वो मॉरिशस में जाके काम कर रहा है, आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा। वो इतने मजबूर नहीं थे कि यहाँ से रोजी रोटी के लिए कहीं और चले जाएं। और लेकिन अब खास तौर पर आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अंग्रेजों के लगातार शासन के बाद ये स्थिति, अब देखिए कि पूर्णिया जिला जो है, जो हम लोग अभी उस पूर्णिया जिले, बड़े पूर्णिया जिला की हिस्सा है, ये पूर्णिया जिला बनता है 1770 में, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो ये इस इलाके का देश के सबसे पहले कुछ जिलों में है जहां अंग्रेजों ने यहाँ एक सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की थी और अंग्रेजों का ये पहला जिला है। वो आया तो पूर्णिया में अकाल पड़ा हुआ था भयंकर। बंगाल का जो अकाल फेमस है, कहते हैं कि बंगाल में खूब अकाल पड़ते हैं, तो वो पूर्णिया के इलाके में बहुत अकाल पड़ गई।
गरीब होते चले गए और गरीब होने के कारण इतने मजबूर हो गए कि आज उनको कहीं कोई काम मिल जाए तो कहीं भी चले जा सकते हैं। आपको हर काम के लिए बाहर जाना है, पलायन एक मजबूरी है। इसके अलावा ये दोनों समस्या तो बहुत साफ साफ नजर आती है। कुछ समस्याएं ऐसी हम लोगों के इलाके में है जो नजर नहीं आती और हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते। जैसे कि हमारे इलाके का जो बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे के रूप में पैदा होकर बड़ा होता है या वो उसका बचपन बहुत कमजोरी में बीतता है। जो रिपोर्ट अभी आई है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट, वो बताती है कि हमारे इलाके में बच्चों में बहुत बड़े पैमाने पर कुपोषण और एनीमिया है। यानी हमारे बच्चों को, हमारे इलाके के बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिलता है और संतुलित आहार नहीं मिलता है जिसके कारण उसका विकास कम हो जाता है। पहले हम लोग इन चीज़ों को नहीं समझते थे। पहले कहते थे कि अच्छा इस इलाके के लोग जो है ना छोटे कद के होते हैं, लेकिन वो इस इलाके की पहचान नहीं है क्योंकि उसको ढंग का पोषण नहीं मिलता है, इसलिए वो छोटा रह जा रहा है, इसलिए उसका विकास ठीक से नहीं हो रहा है, कुपोषित रह जा रहा है। उसमें खून की कमी है, यहाँ महिलाओं में, बच्चों में खून की कमी है, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास उस रूप में नहीं हो रहा है कि वो जो लगातार पिछड़ रहा है, कई 100 साल से लगातार गरीबी और दूसरे कारणों से पिछड़ रहा है, तो वो फिर कम्पीट करके आगे बढ़ जाए। अगर हम लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत हो गए तभी हम जो बहुत पीछे चले गए तो हम लोग कोशिश करके आगे निकल जाए। अभी हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं पूरे देश से। हमारा लक्ष्य है कि हम लोग इतनी मेहनत करें, इतना सब कुछ करें कि हम लोग, हमारा इलाका देश के बराबर पहुंच जाए। लेकिन बराबर पहुंचने के लिए हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य वैसा होना चाहिए, हमारी मानसिक शक्ति वैसी होनी चाहिए जिसका अभाव है। अभी मैं आगे उन चीज़ों को बताऊंगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या हम लोग अपने मीडिया संस्थानों में, अपने अखबारों में, अपने टीवी चैनलों में, अपने वेब पोर्टलों में इन सारे मुद्दों की बात करते हैं? अगर करते हैं तो किस रूप में करते हैं और कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं एक भूमिका के रूप में इन बातों को यहाँ रख रहा हूँ। कुछ आंकड़े मैं नोट करके आया था। बिहार में एक तो ऐसे ही पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है और बिहार में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उसमें सबसे पिछड़ा जिला है माना जाता है शिवहर, जो चंपारण के पास है। उसके बाद वो उसका 38वां नंबर है। 37वां नंबर सुपौल का है। सुपौल के लोगों की प्रति व्यक्ति आय एक साल में एक आदमी यहाँ 8492 रुपये ही कमाता है। यानी उसको आप महीने में अगर करेंगे तो 700 कुछ रुपये होते हैं। मधेपुरा का आदमी 8609 रुपये, जो 36वां रैंक है मधेपुरा का है, वो 86 से 9 रुपये कमाता है। अररिया, जैसे अररिया जिले में हम लोग बैठे हैं, इसका बिहार में 35वां रैंकिंग प्रति व्यक्ति आय के मामले में। ये है 8776 रुपये, 700 रुपये के आसपास ही है। एक महीने में एक परिवार 700 रुपये कमा रहा है और उस पर जीवन यापन कर रहा है। सोचिए, जबकि राष्ट्रीय औसत आय हमको लगता है 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई। किशनगंज उसके बाद आता है जो 28वां रैंकिंग है, वो 9928 रुपये का है। फिर पूर्णिया 26वां रैंकिंग है जो 10,099 है और कटिहार जो 16वां रैंकिंग है 11,278 है। और हमारे पूरे इलाके में सबसे धनी, मुझे ये आंकड़ा देख के भी बड़ा आश्चर्य हुआ, 11वें नंबर पर सहरसा जिला है जहाँ की प्रति व्यक्ति आय 12,197, जबकि पटना की प्रति व्यक्ति आय अभी भी 63,000 रुपये और शिवहर के सिर्फ 7,000 रुपये। इस पूरे एरिया में 1000 से नीचे ही है। हाँ, इस पूरे एरिया में प्रति व्यक्ति आय प्रति माह 1000 रुपये से नीचे ही है। ये हमारी गरीबी का नक्शा है। क्या हम लोग अपने मीडिया में सारे सवालों को उठाते हैं? 8% है, सुपौल में 8.2, किशनगंज में 7.6, अररिया का रैंक अच्छा है, इसमें 5.2 है, सहरसा का 8.3 है, मधेपुरा का 6.2 है और कटिहार का 8.7 है। ये नई रिपोर्ट का है, जबकि देश का औसत है 4.7। एनीमिया जो रोग है खून की कमी, आप समझ लीजिए कि बच्चों में खून की कमी के मामले में अररिया में
75.8, यानी 3/4 बच्चे ऐसे हैं जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, जो मानक है उससे बहुत कम है। आप सोचिए कि अगर 3/4 बच्चे किसी इलाके में उसका हीमोग्लोबिन ही नहीं हो शरीर में, क्या करेगा, कितनी मेहनत कर पाएगा, कितना कुछ कर पाएगा, उसको बार बार नींद आएगी, बार बार थकावट महसूस होगी, कैसे आगे बढ़ेगा। मधेपुरा का 67.7 है, कटिहार का 65.6 है, किशनगंज का 67.6 है, पूर्णिया का 68 है, सहरसा का 69.3 है और सुपौल का 69.3 है। और मतलब यही है ये स्थिति, ये आंकड़े मैं इसलिए रख रहा हूँ कि अभी जो रिपोर्ट आई थी तो आपने देखा होगा कि हर जगह की रिपोर्ट अखबारों में आई। क्या हमने अपने अखबार में, अपनी मीडिया में इन तथ्यों को रखा और हम लोगों ने इसकी चिंता जाहिर की कि क्या अगर अररिया जिले का 3/4 बच्चा उसके शरीर में खून की कमी है तो कैसे आगे बढ़े। ये सब हम लोगों को इसलिए करना पड़ेगा कि हम लोग इस इलाके के रहने वाले हैं, पत्रकार हैं। हम लोग इन सवालों पर बात नहीं करेंगे तो ये इलाका फिर हमेशा 75.8 ही रह जाएगा, वो घट के 30 पर 20 पर नहीं आएगा। इसकी प्रति व्यक्ति आय 700 रुपये महीना ही हो जाएगी, रहेगी, कभी भी 70,000 रुपये नहीं पहुंचेगी या 7,000 रुपये नहीं पहुंचेगी। तो जब तक ये नहीं बदलेगी तब तक आय भी नहीं बदलेगी, आय नहीं बदलेगी तो समृद्धि भी नहीं होगा। और अगर इस इलाके को समृद्ध करना है तो इन सारे सवालों पर बात करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे सवाल है, जैसे कोरोना के समय में हम लोगों ने देखा था कि इस पूरे इलाके में एक ही अस्पताल है, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जहाँ कोरोना के इलाज की सुविधा दी गई थी, वो तो मधेपुरा। और मधेपुरा जो लोग गए होंगे और उस अस्पताल को देखे होंगे, बहुत भव्य बिल्डिंग है, लगता है अपोलो अस्पताल बन गया है, लेकिन वहाँ एक भी डॉक्टर ढंग का नहीं है, न नर्स है, न कोई मशीन है, केवल बिल्डिंग बनी है। हमारे इलाके में भी खूब सड़कें बन गई है, लेकिन सड़कें बन जाने से क्या होता है, लोग मकई सुखाते हैं। हमारे इलाके में सड़कों का काम मकई सुखाने के लिए है, और तो कोई सड़कों से विकास हुआ नहीं। ठेकेदारों को काम मिल गया, ठेकेदार स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, लेकिन लोग नहीं है, गाँव में डॉक्टर नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, इन सारी चीज़ों पर सवाल हम लोग को उठाना है। और कैसे उठाना है, इन मुद्दों पर सीटू जी बाद में आप लोग को विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं अपने मुद्दे की बात रख रहा हूँ। आप लोग से भी थोड़ा समझना चाहूँगा कि आप लोग की नज़र में ऐसा कोई मुद्दा हो जो इस इलाके का, जिस पर आप लोगों को लगता है कि बात करनी चाहिए और आप लोगों ने बात की है, कोई अनुभव आप लोगों के सामने हो तो आप लोग जरूर बताइए। किसी मुद्दे पर जितने पत्रकार साथी हैं, इसीलिए हसन जी लगातार उठाते रहते हैं मुद्दा। हाँ, हसन जी लगातार, हाँ, हसन उठाते हैं, तो इनसे कुछ हम लोग लेते हैं। हाँ, हसन आप